जो नज्म किसी की मौत पर कही जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रसाई नज्म कहते हैं या फिर मुर्सिया कहते हैं। रसाई नज्म कहते हैं या फिर उसको मुर्सिया भी कहा जाता है। मुस्नवी किसे कहते हैं? मुस्नवी किसे कहते हैं? तो मुस्नवी नज्म की वह शक्ल है जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हो, लेकिन हर शेर के बाद काफिया बदल जाए। तो ध्यान रखना, मुस्नवी जो है नज्म का वह शक्ल है जिसमें हर शेर के दोनों मिसरा क्या हो? समान हो, यानी कि हम काफिया हो, से एक तरह का लगे, लेकिन हर शेर के बाद जो है उसका काफिया क्या हो जाना चाहिए? बदल जाना चाहिए। यानी कि दो मिसरा सेम होना चाहिए, लेकिन अगला फिर मिसरा अलग हो जाना चाहिए। यानी कि एक दो सेम होना चाहिए, फिर तीसरा चौथा सेम होना चाहिए। यानी कि एक दो सेम, तीसरा चौथा सेम, इस तरह से होना चाहिए। ये चीज किसने कहा था? तो ज्ञानचंद ने कहा था। इसको ध्यान रखना, कौन किसने कहा था? ज्ञानचंद ने। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके और सब्जेक्टिव के लिए। बोल रहा है इसम की तारीफ बयान कीजिए। तो किसी भी आदमी, जगह या चीज के नाम को क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। फवायद के एतबार से इसमें कलमा की क्या है? एक किस्म है। तो ध्यान रखेंगे इसको आप। जैसे में देख लेते हैं, जैसे दिल्ली जगह का नाम है, मोबाइल किसी चीज का नाम है, हिमालय किसका नाम है? पहाड़ का नाम है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? इसम हो जाएगा। अगला जो सवाल है, मौनी के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? तो मौनी के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, इसम मारफा और इसम नकेरा। तो ध्यान रखना है, ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? इसम मारफा से आप क्या समझते हैं? तो ऐसा इसम जिससे किसी खास आदमी, जगह या चीज के नाम का पता चले, तो उसी को क्या बोलते हैं? इसम मारफा बोलते हैं। जैसे अन्ना हजारे कोई खास आदमी है, मुंबई कोई खास जगह है, गंगा कोई खास नदी है। तो ये सारा क्या हो जाएगा? इसम मारफा हो जाएगा। वहीं पे बात करें इसमें नकेरा की, तो इससे आप क्या समझते हैं? तो ऐसा इसमें जिससे आम लोगों, जगहों या चीज़ों के नाम का पता चले और अपनी नौइयत के तमाम किस्मों पर सादिक आए, यानी कि अपनी तमाम जाति के लिए एक ही उसी ऊपर सादिक आए, तो उसको क्या बोलते हैं? इसमें नकेरा बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे कि नदी। तो नदी जब भी बोलेंगे तो नदी में कोई एक नदी नहीं आएगा, नदी में सभी नदी आ जाएंगे। पहाड़ बोलेंगे तो उसमें कोई एक पहाड़ नहीं आएगा, उसमें सारे पहाड़ आ जाएंगे। लेकिन पहाड़ का अगर नाम बता देंगे तो वो क्या हो जाएगा? इसमें मारफा हो जाएगा। उसी तरह से गांव में सारे गांव आ जाएंगे, लेकिन कोई अगर गांव का नाम बता दें तो फिर वो क्या हो जाएगा? इसमें मारफा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, कुछ नंबर क्वेश्चन जो है, मतला किसे कहते हैं? आपके सब्जेक्टिव के लिए यह क्वेश्चन है, मतला किसे कहते हैं? तो गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों उसे मतला कहते हैं। यानी कि गजल का पहला शेर को ही क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर पूछा जाएगा तो गजल का पहला शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। और अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे क्या हो? हम काफिया हो, मतलब समान हो, एक तरह का हो, उसी को क्या बोलते हैं? मतला बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है मतला सानी। मतला सानी या हसन मतला किसे कहते हैं? तो गजल के दूसरे मतला को मतला सानी या हसन मतला कहा जाता है। यानी कि गजल के पहला मतलब इसको मतला को तो मतला बोलते हैं और दूसरा मतला को मतला सानी बोलते हैं, या फिर इसी को हसन मतला कहा जाता है। ध्यान रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? मतला सालिस किसे कहते हैं? मतला सालिस किसे कहते हैं? तो गजल के तीसरे मतले को मतला सालिस कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता किसे कहते हैं? तो गजल का आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। फिर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो थोड़ा सा बड़ा लिखना है। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे ही क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। शायर जो अपना तखल्लुस जिसमें इस्तेमाल करता है उसी को क्या बोलते हैं? मक्ता बोलते हैं। और ये गजल के आखिरी शेर में होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, गजल में कम से कम कितने अशार होने चाहिए? तो गजल में कम से कम 5 अशार होने चाहिए। ध्यान रखना, गजल में कम से कम कितने अशार होने चाहिए? 5 अशार होने चाहिए। अगला सवाल है, गजल में ज्यादा से ज्यादा कितने अशार होने चाहिए? तो ज्यादा से ज्यादा 19 अशार हो सकता है इसमें, और कम से कम 5। ध्यान रखना है। अगला जो सवाल है, गजल अरबी के किस सनफ से माखूज है? तो गजल अरबी के कसीदा से माखूज है। कसीदा से माखूज है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, जिस गजल में रदीफ न हो उसे क्या कहते हैं? तो गैर मुरद्दफ गजल बोलते हैं। गैर मुरद्दफ गजल उसको कहा जाता है।
ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तो उसको मतला कहते हैं, और गज़ल के दूसरे मतले को मतला सानी कहा जाता है या हसन मतला, और तीसरे गज़ल के तीसरे मतले को मतला सालिस कहा जाता है। ध्यान रखना है इसको। अगर बात करें तो गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, तो मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, मक्ता है। वो दोहे में कितने मिसरे होते हैं, तो जैसे कि नाम ही से पता चलता है दोहे में कितने मिसरे होंगे, दो। कितने, दो। ध्यान रखना है, 2 मिसरे होते हैं। अगला जो सवाल है वो है दोहे के हर मिसरे में कितने चरण होते हैं, तो ध्यान रखना दोहे में कितने मिसरे होते हैं, 2 मिसरे, और उसके हर मिसरे में 2 चरण होते हैं, तो टोटल एक दोहा में कितना चरण हो जाएगा, 4 चरण। ध्यान रखना है। अगला जो है वक्फे से पहले का हिस्सा क्या कहलाता है, तो जैसा कि मैंने बताया दोहे में 2 मिसरे होते हैं और हर मिसरे में क्या होते हैं, 2 चरण होते हैं, तो उनमें से हर मिसरे में 2 चरण देने के लिए एक क्या होता है, बीच में एक वक्फा होता है, इस टाइप से, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, तो वक्फे से पहले का जो चरण होता है, हिस्सा होता है, उसको सम चरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम चरण बोलते हैं। और वक्फे के बाद का हिस्सा क्या कहलाता है, तो विषम चरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विषम चरण। जैसे हम लोग पढ़े होंगे ना, सम संख्या विषम संख्या, तो उसी तरह से वक्फा कॉमा टाइप इस टाइप का होता है, ठीक है। तो वक्फा से पहले का जो हिस्सा है वो समचरण है, और वक्फे के बाद का हिस्सा क्या कहलाता है, विषम चरण कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखेंगे। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वक्फे से पहले का चरण क्या कहलाता है, हिस्सा समचरण कहलाता है। समचरण में कितनी मात्राएं होती है, ध्यान रखना है, 13 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है, 13 मात्राएं होती है। आप बुक में देख सकते हैं। तो समचरण में कितनी मात्राएं होती है, 13 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है, 13। आगे देख लेते हैं। आगे जो है विषम चरण, क्या है, विषम चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो विषम चरण में होती है 11 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती है, 11। विषम चरण में कितनी मात्राएं होती है, 11 मात्राएं होती है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।